नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना माना चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आज हम बात करते हैं उन्हीं से उत्तर प्रदेश की सियासत की। मौर्य साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौर्य साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बसपा की राजनीति में एक जाना माना चेहरा थे आप। बहन मायावती जी के वफादार सिपाही के रूप में आप जाने जाते थे, तो ऐसा क्या अचानक हुआ कि वफादारी खत्म और विरोध चालू? जानने में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर मनोहर कांशीराम जी ने इसलिए बनाई थी जिससे कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का मौका दिया जाए और सत्ता शासन में समानुपाती भागीदारी देकर उनको हुक्मरान बनाया जाए। और इसी दिशा में मनोहर कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रूप में तमाम उन सोती हुई कौमों को जगाया, सावधान किया, सम्मान स्वाभिमान की ललक पैदा की और राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले खड़ा किया। नतीजा हुआ कि मजदूर, किसान, हरवाहा, चरवाहा, साइकिल का पंचर जोड़ने वाला, जूते में पॉलिश करने वाला और ट्रैक्टर मिस्त्री आदि भी विधायक बने, सत्ता के गलियारे में पहुंचे। वो सपना साकार होता नजर आया जो मनोहर कांशीराम जी ने कभी सोचा था। लेकिन मनोहर कांशीराम जी की अंतिम सांस लेने के बाद जिस तरीके से मायावती जी ने करवट बदली और सबसे पहले मनमाने तरीके से मनोहर कांशीराम जी के मूलभूत स्लोगन, जिसके तहत मनोहर कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन मायावती जी ने अपने तौर तरीके से उस नारे को बदला, नया नारा इजाद किया और वो नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। का मतलब साफ था कि तैयारी उसकी ज्यादा होगी जो साधन सुलभ है, बली है, धन बली है, तो स्वाभाविक रूप से कमजोर लोगों के हक को बाहुबली, धनबली और साधन संपन्न लोगों के हाथ परोसने की एक रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। 2014 लोकसभा चुनाव में स्वैच्छिक सीट से लेकर के सामान्य सीट सभी पर आर्थिक मानक तय कर दिया और आर्थिक मानक के आधार पर टिकट दिए जाने लगे। मैंने संज्ञान लिया, मैंने बात किया तो बहन जी ने दुहाई दी कि चूंकि देश में मोदी की लहर है, कमजोर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इसलिए मजबूत लोगों को लड़ाना बेहतर होगा। तो मैंने उसको रणनीति समझ करके चुप लगाना बेहतर समझा। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जब 2017 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयन शुरू हुआ और अनुसूचित जाति प्रत्याशियों के लिए यानी स्वैच्छिक सीटों पर 25 लाख रुपया, पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 50 लाख रुपया, सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 1 करोड़ रुपया आर्थिक मानक तय किया। मैंने इस पर एतराज जताया कि कौन सा दलित समाज का व्यक्ति जो रोजाना कमाता है, रोजाना खाता है, कि विधायक बनने की सपना देखेगा। और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मनोहर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को भूल गई हैं। अब न उनको कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहा है, न ही मिशन दिखाई पड़ रहा है, अब उनको थैलीशाह दिखाई पड़ रहे हैं। बीएसपी को केवल टिकटों की नीलामी का बाजार बना दिया। अब यहां पर किसी भी जमीनी कार्यकर्ता, मिशनरी कार्यकर्ता और वैचारिक राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। तो मैंने सोचा कि अब समय रहते कहीं न कहीं कोई न कोई राजनीतिक फैसला लेना चाहिए। क्या लगता है कि आपने जो पार्टी छोड़ी है सिर्फ सिद्धांतों के की वजह से छोड़ी है या कुछ और कारण रहा है? क्योंकि अगर पार्टी में आपका कहना है कि
2014 के बाद ही सहमति व्यक्त कर दी थी, तो उस बीच में आपने कैसा महसूस किया? क्या घुटन महसूस कर रहे थे? अगर घुटन महसूस कर रहे थे तो उस बीच में आपने पार्टी की नहीं छोड़ी, एकदम अचानक निर्णय कैसे लेना पड़ा? आपका ये कहना सही है कि 31 अगस्त 2014 को बात करने के बाद रवैये में कोई परिवर्तन ना आने और पंचायत चुनाव में सदस्य जिला पंचायतों के लिए आर्थिक मानक तय किए जाने के बाद कहीं न कहीं प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना दुखड़ा मेरे सामने रोया। यहां तक कि एक एक विधानसभा में 6-6, 7-7, 8-8 बार प्रत्याशी इसलिए बदले गए कि पहले से जमा करने वाले से ज्यादा जमा करने वाला दूसरा कोई आ गया तो उसको कंसीडर कर लिया गया। और यही कारण है कि उनका एक आजकल अघोषित नारा चल गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी। और यही कारण है कि मेरे इस्तीफा देते ही बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के पहले पायदान पर थी, तीसरे पायदान पर चली गई। बहन जी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी और वो अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे। जो उन लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे थे वो ऐसे कैंडिडेट थे जो चुनाव में जीत सकने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद भी वो दबाव बना रहे थे, हमने टिकट के लिए मना कर दिया। इस चीज को मानकर वो हमारी पार्टी छोड़ चले गए। पहली बात तो मैंने कभी भी परिवार बात का वकालत किया ही नहीं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के परिवारवाद का सबसे ज्यादा मुखर विरोधी उत्तर प्रदेश में मैं ही था। जबरियन बुला करके इन्होंने मेरे बेटी और बेटे दोनों को टिकट दिया और मैं यदि वकालत करता भी, मैं अगर टिकट मांगता ही, तो मैं इतना बड़ा पागल और मूर्ख नहीं हूं कि अपनी बेटी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में खुद मुलायम सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए भेजता। और दूसरी बात, एक मिनट के लिए माननीय बहन जी का ये आरोप मान भी लिया जाए तो नसीमुद्दीन जी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनकी पत्नी को लोकल बॉडीज का विधान परिषद का चुनाव लड़ाया, बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहां परिवारवाद मैंने किया? साथ ही साथ ठाकुर जगबीर सिंह जी कैबिनेट में मंत्री थे, उनकी पत्नी लोकसभा में सांसद थी, फिर बाद में उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, क्या वहां भी परिवारवाद करने मैं गया था? रामवीर उपाध्याय जी खुद सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनकी पत्नी लोकसभा में सांसद थी और उनके दो भाई विधायक का चुनाव लड़े, क्या उनके घर में परिवारवाद करने मैं गया था? यह परिवारवाद मात्र इसलिए जानबूझकर परिवारों में लड़ाती रही जिससे कि कोई सतीश मिश्रा के घर में बांटे गए 25 लाल बत्ती पर उंगली न उठा सके, कोई बात न कर सके, इसलिए सबकी मुंह और जुबान पर ताला लगाने के लिए, बंद करने के लिए यह परिवार में टिकट देना शुरू किया। तो आपका कहना है कि सतीश मिश्रा जी को जो भी लाभ उन्होंने पहुंचाया, चाहे मंत्रिमंडल के थ्रू चाहे अन्य थ्रू, उसी लाभ को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को टिकट दी गई जबकि आप लोग नहीं चाहते थे? स्वाभाविक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। यद्यपि सतीश मिश्रा जी के यहां 25 लाल बत्तियां बटी तो हमारे किसी भी साथी में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, आपसी चर्चा, बहस नहीं थी। यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाजें। लेकिन हम जानते हैं हर खबर की अहमियत, हर आवाज की कीमत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर होते हैं और बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य साहब, जब आपने इस्तीफा दिया बसपा से, उस बीच में माना गया कि आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आपके रिश्ते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह जी से बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं और ये काफी जोरों से चर्चा रही कि आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपने यू टर्न लिया और भाजपा में चले गए। क्या कारण था ऐसा? दो बातें। पहली तो इस्तीफा देने के दिन
ये इत्तेफाक था कि मैं विधानमंडल दल से इस्तीफा देकर के बाहर निकला और वरिष्ठ मंत्री श्री आजम खान जी और दूसरे वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल यादव जी आजम खान जी के चैम्बर से निकले। माननीय अध्यक्ष जी के सामने बरामदा में दोनों जन की आमने सामने मुलाकात हो गई। मैं प्रेस मीडिया के बीच में घिरा हुआ था। भीड़ देख करके वो प्रेस वालों से ही पूछे आखिर कौन है भाई, तो कहा मौर्य जी आज फला फला से इस्तीफा दिए। तो भीड़ को चीरते हुए आए और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा आपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो साहसिक कदम उठाया उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मीडिया के लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या वो हमें कोई ऑफर देने आए थे। न वो कोई ऑफर देने आए, न मैं समाजवादी पार्टी में जा रहा था। वो बीच में इत्तेफाक मुलाकात की थी, इत्तेफाक थी मुलाकात, और इसीलिए समाजवादी पार्टी में तो जाने का मैं सोचा ही नहीं था। रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाने का, क्योंकि सबसे पहले इस्तीफा देके मैं जब आया तो मीडिया से खबर चलते ही जो जहां सुना दौड़ा आया। रात 12 बजे तक लगभग 2,500-3 हजार लोग आ गए। हफ्ते भर लगातार 2,000-3 हजार की भीड़ प्रतिदिन आती रही। तो मैंने सोचा इस तरीके से, फिर मीडिया के लोगों ने भी घेरेबंदी की, आखिर आपका अगला निर्णय क्या होगा। तो मैंने सोचा कि अब इस तरीके से बचने और जी चुराने से तो काम चलेगा नहीं। 1 जुलाई को मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और उसी दरमियान 1 जुलाई को ही मैंने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में एक विशाल महारैली करने का ऐलान किया। क्योंकि कोई उस समय मेरे पास मंच नहीं था, बैनर नहीं था, तो मैंने लोकतांत्रिक बहुजन मंच का नाम 1 जुलाई को ही दिया। लोगों ने सीधे सीधे कहा कि आप पार्टी बना के या तो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करें या भारतीय जनता पार्टी में सीधे जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया अपराधियों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस का नेतृत्व दिग्भ्रमित और दिशाहीन है। पार्टी स्वयं बना करके चुनाव लड़ने का समय इतना कम रह गया कि आप 2 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी हालत में पार्टी बना के चुनाव लड़ना भी बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी। इतना कम समय है कि आप चाहते हुए भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और दूसरी चीज ये भी देखा, वैचारिक रूप से मोदी जी के आने के बाद कुछ वैचारिक परिवर्तन आया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर इंग्लैंड से लेकर के इस देश में 4-4, 5-5 स्मारक, शोध संस्थान, स्मृति में प्रतिष्ठान बनवाना, कहीं न कहीं हमें लगा कि मोदी जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम अम्बेडकर की बात बीएसपी में करते थे, लेकिन आज अम्बेडकर के मिशन को बहन मायावती जी बेच रही हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से हम नफरत करते थे, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध के संदेशों पर भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रही है। और तीसरी चीज, मोदी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नित्य नए विकास के कार्यक्रम आ रहे हैं, तकनीकी विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबको लेकर चलने की बात हो रही है और विश्व पटल पर देश की एक अलग हनक मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किए जाने का सिलसिला चल रहा है। तो ऐसी हालात में मोदी जी के साथ में रहकर के हम अपनी ताकत उसमें जोड़कर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों को उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतारकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें चर्चा तो यही थी कि समाजवादी पार्टी से आप अपने समर्थकों के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकटें मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, उन्होंने अपनी शर्तें जो भी थी आपकी थी वो स्वीकार कर ली और इसलिए आप भाजपा में शामिल हो। देखिए, सही बात यह है कि मैं राजनीति को धंधा व्यापार नहीं मानता हूं। सौदेबाजी, शर्तें, ये रोजगार धंधे में चलते हैं। राजनीति वैचारिक होती है। वैचारिक मतभिन्नता नहीं होती तो मुझको समाजवादी पार्टी में जाने से भी कोई डर नहीं था। मैं कांग्रेस में भी जा सकता था, क्योंकि पार्टी की नीतियां
उस पार्टी के नेता पर निर्भर करती है। लिखत पढ़त में तो समाजवाद बहुत अच्छा है, लेकिन जब समाजवाद गुंडे माफिया अपराधियों का पर्याय बन जाए तो बुरा है। कांग्रेस की नीतियां भले ही बहुत अच्छी क्यों न हो, लेकिन जब नेतृत्व दिशाविहीन हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए, तो नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो व्यवहारिक नहीं हो पाएंगी। लेकिन मैंने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जिससे मैं कल तक नफरत करता था, दूरी बनाए रखता था, उसी पार्टी के नेता मोदी जी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम कर रहे हैं। बाबा साहब के सम्मान में इंग्लैंड से लेकर के देश में 5-5 प्रतिष्ठान स्थापित कर रहे हैं, स्मारक स्थापित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित धम्म यात्रा निकाल करके बुद्ध के संदेशों को जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा बीएसपी का एजेंडा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में लागू हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमें आने में कोई दिक्कत नहीं रही। रही बात सौदेबाजी की, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर आप पूछ लेंगे तो वो भी यही कहेंगे हमारी मोराजी कोई बात नहीं हुई। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि हमको किस रूप में, कहां, कैसे प्रयोग करना चाहते हैं, ये उन पर, ये निर्णय उनका है। भारतीय जनता पार्टी के अगर वरिष्ठ नेताओं ने आपसे कहा कि आप चुनाव न लड़िए और पार्टी के लिए प्रचार करिए और सरकार बनाई, तो आप मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई फैसला होगा माना जाएगा। भाई, जब हर पार्टी का अपना एक विधान होता है, संगठन होता है, संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई फैसला देती है तो जो भी कार्य करता है, बड़ा हो या छोटा, सबके लिए वो मान्य है, फिरोधार्य है। आपने बड़ी दमदारी से कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। क्या तर्क है आपका इसके पीछे? तर्क बहुत साफ है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडे माफिया अपराधी सरकार पर हावी है, दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। सरकार बनने के करीब 15 दिन बाद मैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी स्वयं दोनों आदमी थे। हमने कहा था, खुद मेरा प्रस्ताव था कि समाजवादी पार्टी सरकार है, बड़े पैमाने पर गुंडा राज होगा, हमारे कर्ताओं पर बड़े पैमाने पर कहर बर्पा किया जाएगा, विशेष रूप से निशाने पर दलित होगा। इसलिए इत्तेफाक से आपके पास दो नेता विरोधी दल हैं, एक मैं हूं, एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। हमें पूरी छूट दीजिए कि जहां इस प्रकार की घटना हो वहां कहीं हम पहुंचे, कहीं नसीमुद्दीन जी पहुंचे। तो इस पर उन्होंने बहुत हल्के में लिया, कहा तुमको दलितों की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम दलितों को नहीं जानते। जितना दलित पीटा कूटा लूटा जाएगा उतना ही वो बीएसपी का पक्का वोट होगा। आज की तारीख में तो न समाजवादी पार्टी अच्छी है, न बहुजन समाज पार्टी अच्छी है, लेकिन नेता विशेष की बात मैं कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूत, कार्यकर्ताओं के प्रति हमदर्दी, कार्यकर्ताओं के दुख मुसीबत में साथ देने का काम और कला, यदि कोई किसी से सीखना हो तो मुलायम सिंह सीखे। आप मायावती जी में और अखिलेश यादव में किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन के मामले में मायावती से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। या तो कभी चौधरी चरण सिंह जी का नाम प्रशासनिक चुस्ती दुस्ती करने में आता था, या चौधरी चरण सिंह के बाद किसी का नाम आया तो मायावती जी का आया। लेकिन और सभी क्षेत्रों पर विचार किया जाए, व्यवहार पर, कार्य करने कराने, मिलने मिलाने, और साथ ही साथ लोगों की दुख मुसीबत सुनने, तो कहीं न कहीं मायावती से बहुत आगे अखिलेश यादव जी। लोगों का भी कहना है कि अखिलेश यादव ने एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में काफी विकास कार्य कराए हैं, और इस बात को विपक्षी दल भी मानते हैं। और इसलिए इस बार अगर अखिलेश यादव का चेहरा फिर एक बार मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा फायदा होगा। देखिए, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि अखिलेश यादव जी अच्छे व्यक्ति हैं और करना भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक ही गुंडा राज का मकड़जाल उनके सारे कार्यों पर पानी फेरने का काम करता है। स्वाभाविक रूप से
इंजीनियरिंग के छात्र है तो कला तो वादा करने में वो माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाजें। लेकिन हम जानते हैं हर खबर की अहमियत, हर आवाज की कीमत। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जा रही है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो जनता देख रही है वो ये कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश में नित्य नए विकास कार्य के आगाज हो रहे हैं, तकनीकी क्षेत्रों में विकास हो रहा है, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है और विश्व पटल पर देश की एक अलग हनक स्थापित हो रही है, राजनयिक बेहतर संबंध बनाने का काम किया जा रहा है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आज विकास ही एक ऐसा मुद्दा है जो सभी पार्टियों पर भारी पड़ेगा। मोदी जी की लहर थी लोकसभा चुनाव में, उस लहर में सभी सांसद बन गए, लेकिन इस बार ऐसा धरातल पे दिख नहीं रहा कि वो लहर है। नहीं, देखिए, मोदी जी के विकास के कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं का सहयोग और संघर्ष तथा पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी का अमला जो लगातार मेरे इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, वो कमान संभालने में अगली कतार में खड़ा होगा। बसपा के लोगों का कहना है कि जो भी आज तक बसपा का इतिहास रहा, जो लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, उन्होंने अपनी कोई और विशेष राजनीतिक शख्सियत नहीं बना पाई। बसपा के इतिहास में मैंने नई संस्कृति पैदा की है। मैंने सभी महत्वपूर्ण पदों को छोड़ा है, इस्तीफा दिया है और अपनी राजनीति से मायावती जी को मैंने बर्खास्त किया है। इसके पहले वो कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करती थी। ये ऐसा पहला मौका है जब मैंने उनको अपनी राजनीति से बर्खास्त किया है जो उनके बंधुए मजदूर और गूंगे गुलाम रहे होंगे, जो उनकी दया माया पर कुछ बने होंगे। उनके लिए फार्मूला तो लागू हो सकता है, और बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक ऐसी आंधी और तूफान है जिसमें पूरे बहुजन समाज पार्टी को उड़ा ले जाएंगे और यहां तक कि मायावती जी को आने वाले चुनाव में पैदल कर देंगे। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के और भी कोई बड़े नेता हैं जो जल्द शामिल होने वाले हैं? अब तक 1 दर्जन विधायक इस्तीफा दिए और अभी अभी 1 हफ्ता पहले श्री ब्रजेश पाठक जी ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देने का सिलसिला अभी रुका कहां? ये तब तक चलता रहेगा जब तक बसपा का सुपड़ा साफ नहीं हो जाएगा और अंत में बीएसपी में केवल मायावती जी बचेंगी। रामवीर उपाध्याय जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके बारे में काफी चर्चाएं होती हैं कि वो बसपा में जा रहे हैं। क्या कोई आपका उनसे चल रहा है, बातचीत चल रही है कुछ? जिसके अंदर थोड़ा भी सम्मान और स्वाभिमान होगा, जो कार्यकर्ताओं के प्रति थोड़ा भी सचेत होगा और कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता होगा, वो बीएसपी में नहीं रह सकता है। ये रामवीर उपाध्याय का तो कहना है कि नहीं, वो बसपा में से अन्य पार्टियों में जाने की उनकी भ्रामक चर्चा विरोधी लोग कर रहे हैं। वो बसपा में रहेंगे और उनका पूरा विश्वास, उनका समर्थन बहन मायावती जी को है। अब पार्टी छोड़ने के पहले सब लगभग यही कहते हैं, इसलिए अगर रामवीर जी उपाध्याय कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। या तो मायावती जी राजनीति करना सीख जाएंगे और या फिर राजनीतिक बोरिया बिस्तर समेटकर दिल्ली चली जाएंगी, उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का नाम नहीं लेंगी। भारतीय राजनीति में अमित शाह जी एक चाणक्य के रूप में उभरे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य को अपनी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सौंप के ये सिद्ध किया कि हम एक चंद्रगुप्त के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा। और
उसके बाद अभी पिछले दिनों आपके रूप में एक और मौर्य आए, भारतीय राजनीति में प्रवेश किया यूपी की। तो क्या लगता है एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी? भाई अगर कोई चाणक्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य तो चाहिए। तो अगर चाणक्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। तो दो कैसे चलेंगे? दो नहीं 1000 भी हो जाएं तो भी और अच्छी बात होगी। इसलिए जब बड़ा घर होता है, बड़ा संगठन होता है, बड़ा परिवार होता है, तो उस घर परिवार में पहले 2 होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर 20 होते हैं, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर लाख होता है, फिर करोड़ होता है। इसलिए बड़ा परिवार के साथ अपने आप संख्या बढ़ती रहती है। ये कोई नई चीज नहीं है। 2 नहीं 1000 मौर्य भी आ जाए तो भी ये कोई राजनीतिक बहस का विषय नहीं होगा, बल्कि जितने ही लोग आएंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। क्या लगता है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, आपकी जो एक राजनीतिक पकड़ है, आप कितनी सीटें उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप दिलवाएंगे? केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनाएं। इसके लिए स्वाभाविक रूप से जनाधार वाले नेता को तलाशना होगा, अच्छी पकड़, अच्छी पहचान, और 2012 विधानसभा चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। तो जब ये सब मानक तय हो जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो हम समझते हैं जितने भी लड़ने लायक लोग हैं उनका समायोजन हमारे बिना कहे अपने आप हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा नहीं घोषित किया है। क्या नहीं लगता कि बिना चेहरे के पार्टी अगर चुनाव में आएगी तो उसका असर निगेटिव होगा? देखिए, जब मोदी जी के विकास कार्यों का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये बहुत बड़ा विषय बहस का नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी प्राथमिकता मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हर हालत में पूर्ण बहुमत की सरकार बने ये रहेगी। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री के चेहरे की जरूरत नहीं? केंद्रीय नेतृत्व उचित समझेगा तो तय भी कर देगा, नहीं तो सरकार बन जाने के बाद चेहरा सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश की सियासत के जाने माने चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसी चेहरे को घोषित करने की कोई अवस्था नहीं है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बाकी प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा।